अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर जो हैं वो ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं। अगर बात करें जो कुछ दिन कबल जो पहले PTI का जो जलसा हुआ था जिसमें अली अमीन गंडापुर ने सख्त अल्फाज जो है वो CM पंजाब के लिए निकाले, सहाफ़ियों के लिए निकाले, और फिर उसके बाद अब एक स्टेटमेंट आ गया है गंडापुर साहब को जिस पर उनका कहना ये था कि KPK के लोगों का खून बह रहा है। अगर वफाक कुछ नहीं कर सकती, अफगानिस्तान से बात नहीं कर सकती, तो हम खुद जो है वो अफगानिस्तान से बात करेंगे। हमारी ज़बान है कि और अफगानिस्तान जो है वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। जिसके बाद ख्वाजा आसिफ का ये कहना था कि वफाक के होते हुए अगर कोई सुबह उठ के किसी भी मुल्क से, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो या चाइना हो, अगर वो किसी भी मुल्क से मुज़ाकरात करता है तो फिर वफाक की क्या हैसियत रह गई। वफाक जो है वो पूरे मुल्क को देखता है और पाकिस्तान का जो आइन है और कानून है कि उसे इस चीज़ की इजाज़त देता है कि एक KPK, एक सूबे का KPK वज़ीर आला जो है वो किसी दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म से बात करे। क्या ये दुरुस्त है या नहीं? और इससे कबल भी हमने देखा था कि गंडापुर साहब ने ये भी कहा था कि वो अपना जलसा करेंगे। लाहौर में जलसे की उन्होंने इजाज़त तो नहीं मांगी थी लेकिन ऐलान जो है वो कर चुके थे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है JUIF के सीनियर रहनुमा कारी उस्मान साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कारी साहब आपके वक्त का। वाले जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, नवाजिश। सर, आप कैसे देखते हैं गंडापुर साहब के स्टेटमेंट को कि उन्होंने कहा है कि KPK में हमारे लोगों का खून बह रहा है। अगर वफाक मुज़ाकरात नहीं कर सकती, अफगानिस्तान से बात नहीं कर सकती, तो फिर हम खुद बात करेंगे। यानी कि एक वज़ीर आला, एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो दूसरे मुल्क के वफ्द से बात करेगा। कैसे देखते हैं आप इसे? देखें, मसला ये है कि गंडापुर साहब जो हैं वो उन्हें पता नहीं चलता है कि उनको कहना क्या है। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि सरहद की जो सूरत हाल है, वहाँ जो मसाइल हैं या बदअमनी का जो शिकार हैं अवाम, अब तक वो अपने सूबे में आवाम को अमन नहीं दे सके हैं जी। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो ये कहें कि हम बराह रास्त मुज़ाकरात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बराह रास्त तो पहले उन्होंने मुज़ाकरात करके और 40,000 लोगों को जो बुला के मुल्क में रखा हुआ है। तो इस तरह के मुज़ाकरात ये हर आदमी खड़ा हो जाए, ये ठीक नहीं है। और जाहिर है कि हुकूमत जो है वो उसे इस हवाले से संजीदा इक़दाम करने चाहिए। और ये वफाकी हुकूमत भी हर तरह से नाकाम हो गई है कि जब वफाकी हुकूमत ये काम जो हुकूमत का वो नहीं कर रही है तो फिर तो हर कोई कहेगा कि ये काम हम करते हैं। तो उन्होंने भी इस तरह अगर कोई बात उड़ा दी है तो ये उनकी एक हवाई फायर होगी, लेकिन हकीकत में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गजाला सैफी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। कारी उस्मान साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। PTI की सीनियर रहनुमा गजाला सैफी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया गजाला साहिबा आपके वक्त का। शुक्रिया जी मधु। गजाला साहिबा, अली अमीन गंडापुर का कहना यह है कि KPK में हमारे लोगों का खून बह रहा है। अगर वफाक इस हवाले से कुछ नहीं कर सकती तो फिर हम खुद अफगानिस्तान से बात करेंगे, उनके लोगों से बात करेंगे, उनके वज़ीर आज़म से बात करेंगे। क्या समझती हैं आप कि एक सूबे के वज़ीर आला को ये सूट करता है कि वो खुद जाके खारजा पॉलिसी बनाए और अफगानिस्तान से बात करे? देखिए जी, असल बात ये है कि हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है किसी भी मरहले, किसी भी मसले, किसी भी मामले के अंदर। जो जी। वफाकी हुकूमत के मसाइल हैं वो जो सूबों से रिलेटेड हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मगर जब वो किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर को किसी तरह की रिस्पेक्ट नहीं दे रहे और उस पाकिस्तान के एक बड़े लीडर को जेल में बंद करके रखा हुआ है जी। और मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान का एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन जो है, एक लार्ज पॉपुलेशन ने जिसको पसंद किया है अपना लीडर, जी। उसको हब्से भेजा में रखा जा रहा है। अब यहाँ पर अली अमीन गंडापुर का ये मैसेज जी। देना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हालात इतने खराब हैं जी। कि जब सूबा जो है वो जहाँ पर वो फंड्स दे रहे हैं, ना आप उनकी मसाइल को समझ रहे हैं, ना उनके
قتل و غارت جو وہاں ہو رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں تو پھر ان کا پھر رائٹ بنتا ہے کہ ہم بالکل بھی پھر بات کر لیں. تو دیکھیے نا اس بات کو صحیح. سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، نہ بجائے اس کے کہ علی امین گنڈاپور کو صرف آپ رد کریں. اس بات کو سمجھیے کہ اس میں ویٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور جب ایک طرف تو بالکل ایوان کے اندر بلاول جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میثاق صحیح. جمہوریت ہونا چاہیے، تو جب سب کو مل کے بیٹھنے کی اگر ضرورت ہے بالکل تو وہ ٹھیک ہے. سارے مسائل تو لیکن ملک سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن غزالہ جو سیفی سارے صاحبہ، مسائل ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بلوچستان میں بھی دہشت گرد کے حملے ہوئے اور قیمتی جانیں گئیں، ہمارے بھائی بہنوں کی جانیں گئیں. تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ بلوچستان کا بارڈر لگتا ہے تو ایران سے، تو بلوچستان بھی ایران سے جو ہے وہ مذاکرات کرنا شروع کر دے، بات کرنا شروع کر دے. یہ تو خارجہ پالیسی نہیں ہوئی. دیکھیے خارجہ پالیسی جن کی ذمہ داری ہے وہ کیوں نہیں دیکھ رہے اس پالیسی کو؟ وہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ یہ کتنا سیریس میٹر ہے؟ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر ایک کسی صوبے کا جو ان معاملات کی وجہ سے بہت زیادہ حالات خراب ہیں، سیکیورٹی خراب ہے، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، تو اگر ایک صوبے کے سربراہ نے یہ بات کی ہے صحیح. تو اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. بجائے اس کے کہ اس کو رد کیا جائے، اس معاملے ٹھیک کو ہے. حل کرنے کی کوشش کریں. اس معاملے کو اپنے طور پہ حل کریں، علی امین گنڈاپور کو آن بورڈ لیں اور اس کو حل کریں. جی پاکستان کا اہم مسئلہ ہے، لیکن بارڈر سے دیکھیں، اگر آپ کے لیکن غزالہ ٹیررزم ہو صاحبہ، رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن غزالہ صاحبہ، آج گورنر صاحب نے وفاق کو اس حوالے سے خط بھی لکھا ہے کہ کے پی کے میں جو ہے حالات اس وقت کشیدہ ہیں. تو خط لکھ کے، بات لکھ کے، اسمبلی میں بات کر کے بھی تو مذاکرات ہو سکتے ہیں نا وفاق کے ساتھ. ٹیبل ٹاک بھی ہو سکتا ہے جیسے آج گورنر صاحب نے کیا. اور پیپلز پارٹی نے بھی خود بلاول بھٹو صاحب نے اشارہ دیا ہے کہ اگر حالات مزید خراب ہوئے کے پی کے میں تو گورنر راج بھی لگ سکتا ہے. کیا کہیں گی؟ دیکھیے گورنر راج لگا دینا صوبے کے مسائل کا حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. گورنر راج لگا دینا ان کے لیے اگر آسان ہے بھی تو کیا آپ لوگوں کی ریپرزنٹیشن کو کچل سکتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی سیکیورٹی کا حل لے کے آ رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اور صحیح. جو وہاں پر ٹیررزم ہے یا جو ان کو مشکلات لاحق ہیں اس کا اگر آپ حل نکال رہے ہیں تو آپ بیٹھیے ٹیبل پہ بات کیجیے. علی امین گنڈاپور کوئی باہر سے امپورٹڈ آدمی تو نہیں ہے، ایک صوبے کا صحیح. ریپرزینٹیٹیو ہے، ووٹس لے کر آیا ہے، چیف منسٹر ہے وہاں کا. بالکل. کوئی وہ الگ ملک لے کے تو نہیں بیٹھا ہوا. وہ ایک صوبے کا سربراہ ہے اور اپنی پریشانی کا اظہار کر رہا ہے کیونکہ جب وفاق کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ٹھیک معاملات ہے. کے اندر. ٹھیک ہے. قاری عثمان صاحب کو رک کر لیتے ہیں. سر، الیکشن سے پہلے ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان بھی افغانستان گئے، تو اس کے کیا نتائج نکلے؟ کوئی مثبت نتائج سامنے آئے؟ جی قاری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی کیا فرمایا آپ نے؟ جی سر، جی میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ الیکشن سے قبل ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی افغانستان گئے تھے، تو پھر کیا اس کے کوئی مثبت نتائج سامنے آئے؟ جی دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کسی صوبے کی نمائندگی کرتے ہوئے نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے گئے تھے اور وہ جب گئے تھے تو وہاں جو معاملات ہوئے، جو باتیں وہاں طے ہوئی، اس سے کتنا فائدہ ہوا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور ابھی اگر کوئی شخص، کوئی بھی صاحب، کوئی صوبائیت کے حوالے سے یہ بات کرے کہ میں اپنے صوبے کے لیے فلاں جگہ بات کروں، فلاں ملک سے بات کروں، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے. ایک ملک ہے، ایک نظام ہے. یہ جواب دینا تو حکومتی لوگوں کا کام ہے، میرا کام ہے نہیں ہے ویسے. لیکن ایک حقیقت ہے، حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے کہ یہ وزارت خارجہ اور پھر اس طرح جو ہے ایک ملک سے جب بات ہوتی ہے تو ملک بات کی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ذرا بات سنیں، یہ نہیں ہے کہ کسی صوبہ اور یا کسی تحصیل کا بندہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر ہو یا کوئی بھی سطح کا افسر ہو، وہ کہے کہ میں جا کے بات اس پر فلاں ملک سے کرتا ہوں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ یقیناً وزیر اعلیٰ ہے. ہمارا تو اس پہ اعتراض ہے کہ چاہے وزیر اعلیٰ ہیں یا وزیر اعظم ہیں، وہ جعلی ہیں سارے. لیکن بہرحال ہیں تو صحیح، بیٹھے ہوئے تو ہیں. جب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس طرح نہ کریں کہ ہر کوئی اپنے کھڑا ہو جائے اور
2 ईंट की 1 ईंट की मस्जिद बनाकर मैदान में आ जाए, जी। ऐसा नहीं होता है। मुल्क एक निज़ाम के थ्रू चलता है, उस निज़ाम को वो करें, उसको अपनाएं। हाँ, ये बात मानने की है जी। कि जिस तरह सूबाई हुकूमतें पाकिस्तान की तमाम के चारों सूबों की सूबाई हुकूमतें जो हैं जी। वो पूरी तरह नाकाम हो गई हैं, तो इसी तरह वफाकी हुकूमत उनसे ज्यादा बुरी तरह नाकाम है। हालात तो ये खराब हैं और दिगर गू हैं, जी। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हर आदमी मैदान में है कि मैंने मुज़ाकरात करना है। ये अच्छा। अक्लमंद लोगों का काम नहीं है वैसे। अच्छा कारी साहब, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वफाक जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है चारों सूबों में, तो फिर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो मुमकिन तौर पे आईनी तरमीम के हवाले से बात की जा रही है उसमें JUIF का अहम किरदार हो सकता है, क्योंकि हमने देखा माजी में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की भी मुलाकात हुई, नून लीग की भी मुलाकात हुई, और इस्लामाबाद की हवाओं में ऐसी आवाज़ें महसूस हो रही हैं, सुनाई दी जा रही हैं कि हो सकता है JUIF जो है वो हुकूमत का अलायंस बन जाए। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, आपने कल हमारी मौक़िफ़ जो है वो सुना जी, और खुद बिल्कुल। मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़बानी सुना है जी। कि हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन में रहेंगे ठीक है। और किसी भी तौर पे हुकूमत का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। अच्छा। और हुकूमत भी वो कि जो हुकूमत है भी नहीं है, बस एक शो पीस है। तो इस तरह की बातें जब हम कह चुके हैं, हमारा कोई अच्छा, फिर हम उसके बाद हुकूमत का इन हिस्सा फ्यूचर न हम ये थे, न है, देखेंगे न रहेंगे। सर, इन फ्यूचर हम ये देखेंगे कि PTI से मुज़ाकरात हो रहे हैं। वैसे तो आप इस बात को क्लियरफाई कर चुके हैं, मौलाना साहब भी क्लियरफाई कर चुके हैं कि PTI के साथ हम अलायंस में नहीं हैं, वो अपनी जद्दोजहद अलग करें, हम अपनी जद्दोजहद जो है वो अलग जारी रखेंगे। ये स्टेटमेंट तो हमें पता है, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है इन चंद हफ्तों में, जो कि बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं सियासत के हवाले से? देखें, मसला ये है कि असम्बली के अंदर मुख्तलिफ उमूर ऐसे होते हैं कि उनमें अपोजिशन को, और जब हम सब अपोजिशन में हैं तो हमें एक दूसरे की बात को का साथ देना और एक दूसरे का मौक़िफ़ को जो कि वो मुश्तरक हो और उसमें मुल्की वहदत के हवाले से हो, तो कोई उसमें साथ दिया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा जाहिर है कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं और होंगे भी, लेकिन हमारे और PTI के दरमियान जो मामलात हैं, मसाइल हैं, वो ऐसे नहीं है कि हम बस मुज़ाकरात शुरू हो गए और हम जो है हम और PTI वाले एक पेज पे आ जाएं। बहुत सारी चीजें हैं, सही। अगर कम से कम बुनियाद का पड़ी है और हमने असम्बली में ये एक दूसरे का जो है वो कर रहे हैं, एक कौमी मसले पर, मुल्की मसले पर, सही। बैनुल अक़वामी मामलात ऐसे सामने आए कि जी। जिस पर तमाम अपोजिशन की को यकजा होना पड़े, तो ये चीजें हम हो रही हैं, कर रहे हैं। तो कारी और उस्मान जिस साहब, हद तक ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक वक्त पे हमने देखा था कि आप लोग एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि PTI से जो है वो राय जुदा कर ली गई? नहीं, देखिए, करीब आना, हम अभी भी करीब हैं, अभी भी जहाँ थे हम वहीं पर हैं। हम अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। हमारे और उनके कई ऐसे मामलात हैं, मौलाना कई बार कह चुके हैं कि हमारे और PTI के दरमियान जो है वो दीवार नहीं है, पहाड़े हैं। लेकिन चूंकि हम इन बातों को, इसलिए इख्तिलाफी चीजों को सामने नहीं रखते हैं कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो इस मुतामिल नहीं है कि जमातें आपस में एक दूसरे को उलझ पड़े और आपस के मामलात पे वो हो जाए, बिल्कुल। यानी आमने सामने हो जाए। तो ये एक बात है और उसमें इंशाल्लाह हम कायम हैं। जो हमने पहले मौक़िफ़ हमारा है वो उसी तरह है और उसमें कोई लचक नहीं है। ठीक है, गजाला सैफी साहिबा का रुख कर लेते हैं। गजाला साहिबा, क्योंकि इस वक्त आज की डेट में JUIF इस चीज़ को क्लैरिफाई कर चुकी है कि ये हुकूमत तमाम सूबों में नाकाम हो चुकी है और ऐसा लगता नहीं है कि JUIF जो है वो हुकूमत का अलायंस बनेगी आज की डेट में जो बात हो रही है। और मौलाना साहब ने ये भी कहा है कि हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में ही रहेंगे। क्या आने वाले वक्तों में हम ये देखेंगे कि PTI और JUIF के मुज़ाकरात हो जाएंगे और आप लोग एक पेज पे आ जाएंगे जैसे चंद हफ्तों पहले थे? देखिए, कोई चीज़ें जो हैं वो तब्दील होती हैं, कोई चीज़ें नहीं होती, और कोई भी चीज़ पहले से कह देना मुनासिब नहीं होता। बिल्कुल। मगर अगर हम ऑपोजिशन में साथ हैं तो हम एक दूसरे को वही लाइन टो करेंगे जो एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि ये वफाकी हुकूमत तो सबको पता है कि एक तो ये
फॉर्म 47 पे खड़ी हुई है, और उसके अलावा ये कि इन्होंने आज तक खोला नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसीज के वोट्स चेक नहीं किए, ना ये मालूम करने की कोशिश की। 45 को छुपा दिया गया है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो पीछे है। उसके बावजूद एक भारी तादाद में लोग जो हैं वो मौजूद हैं पार्लियामान के अंदर, जी जो कि अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं, जिसमें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम किरदार है। जी अब अहम चीज़ जो ये है कि जहाँ जहाँ जो जो सूबों के मसाइल हैं उनको अब सीरियस समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अवाम जो हैं वो अवेयर हो चुके हैं, वो खबरदार हैं, ठीक है। वो जानते हैं कि मामलात क्या हैं, और उन मुश्किलात के हल के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। और वो बहुत दिन इंतज़ार नहीं करेंगे, सही क्योंकि आप उनको लोरियां दे के नहीं सुला रहे, बल्कि आप उनकी बिजलियां भी आपने उनकी छीनी हुई हैं, उनके बिल्कुल बिल्स भी बढ़ाए हुए हैं, उनको खाने के जो खुराक के पैसे हैं वो भी बढ़ गए हैं हर तो तरह से। और आप सिर्फ आईएमएफ को खुश करने की कोशिश सही कर रहे हैं, ना के वास्ते अवाम को खुश कीजिए, और अपने जो एसेट्स इधर सही उधर आप लोगों ने किए हुए मुल्क से बाहर, उनको वापस लेके आइए और मुल्क को अच्छा खुशहाली की तरफ लेके जाने गजाला की सैफी कोशिश साहिबा कीजिए। पहले और बड़ा लीडर जो इमरान खान है उसको आप बाहर निकालिए, ताकि आपके मुल्क के अंदर जो एक ताफुन फैला है, सियासी ताफुन, उससे हम निकल सकें। गजाला सैफी साहिबा, आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दी थी कि जुम्मे को मुल्क भर में जो है वो एहतजाज होगा, फिर हमने देखा कि वो कॉल वापस ले ली गई। क्या समझती हैं आप, जलसे की तैयारी हो रही है इस वजह से कॉल वापस ले ली गई है? देखिए, हम अपने आप को ऐसी पार्टी नहीं शो करना चाहते कि जो पाकिस्तान खिलाफ पार्टी नहीं है। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले एक लीडर की पार्टी हैं, जिसने तमाम ऐसे वसाइल उसके पास मौजूद थे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद थे जिसमें वो मुल्क छोड़ के जा सकते थे। ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की, मुल्क में बैठा है, जेल में बैठा है, और जेल में भी कोई ए क्लास बी क्लास नहीं, सी क्लास जेल मिली हुई है, और उसके बावजूद वो अपनी जगह पे डटा हुआ है। ऐसी लीडर के को जो है मेरे ख्याल में इज्जत देनी चाहिए कि वो जी पाकिस्तानी लीडर है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। और अगर जो लोग लेकिन दूसरी सीधे जानब तो ये रास्ते भी पे कहा होते जाता है ना कि आपकी और जमात ने डिफिकल्टी में आईएमएफ को होते हैं। ख़त लिखे, अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस की। क्या समझती हैं आप, आईएमएफ को ख़त लिखना तो ये तो एक पेट्रियाटिक बात नहीं है, एक पॉलिटिकल सियासी जमात तो ऐसा नहीं कर सकती। देखिए, आईएमएफ खुद आके पहले जब लोन्स मिल रहे थे तो उन्होंने आके इमरान खान से खुद डायरेक्टली मुलाकात की थी। इमरान खान ने तो उनको इनवाइट नहीं किया था। वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। आईएमएफ जो है उसको फिक्र होती है कि जब वो कर्जे देता है तो वो चाहता है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ताकि उनके कर्जे उन्हें वक्त पे मिल जाएं। मगर जो डील्स की गई और जिस तरह से की गई वो इंतहाई नामुनासिब तरीका था। और जिस तरह से इन्होंने अवाम को ज़ेरबार करने की कोशिश की है इस आईएमएफ की डील के तहत, वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। अगर इन्होंने आसानियां करनी है तो इनको कोई सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे, और अकेले बैठ के सॉल्यूशन नहीं होते। इनको जो सही पॉपुलर पार्टीज हैं, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनको बिठा के पूछना पड़ेगा कि उनके क्या हल के लिए वो क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कारी साहब को रुक कर लेते हैं। कारी साहब, अगर हम बात करें मुल्क की मईशत के हवाले से तो उस पर तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, फिर एक नई खबर आ जाती है और वो खबर ये होती है कि महंगाई की शरह में जो है वो कमी देखी गई है। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी जो टीम है उन्हें मुबारकबाद भी पेश की थी, माजी में हमने ये भी देखा था, और चंद हफ्ते पुरानी ये खबर है। क्या समझते हैं आप कि हुकूमत महंगाई को कम करने में कामयाब हो गई है, आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो गई है? अलबत्ता पंजाब में हमने ये भी देखा था कि 14 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो बिजली में कमी कर दी गई थी। फिर वज़ीर आला पंजाब ने ये भी कहा था, मरियम साहिबा ने, कि हम सोलर प्रोग्राम की तरफ भी जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप कि ओवरऑल नून लीग वफाक जो है वो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो गई है? देखें, हमें तो अभी तक कोई चीज नजर नहीं आई है। आप बतला सकती हैं कि क्या आपका रोजाना की बुनियाद पर जो है आपके प्रोग्राम होते हैं, आप मुख्तलिफ लोगों सर को बिलावल बुलाते साहब हैं, कह रहे हैं कि महंगाई आप की देखते शरह हैं? में कमी देखने में आई है, फिर वज़ीर आज़म साहब ने कौन भी कहा है। जी, कौन कहते हैं? बिलावल साहब कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं। बिलावल साहब और वजीर आजम साहब को नजर आती होगी, जी इसलिए कि वो बादशाह लोग हैं। सही वो उनके लिए तो वो हर चीज कमी नजर आती होगी। ये तो एक गरीब से पूछें, एक रोजाना की दिहाड़ी से जो दिहाड़ी पे कमाने वाला बंदा होता है उससे पूछें
कि वो कमाता कितना है और उसके अखराजात कितने हैं। तो ये तो आम 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 शहरी से पता चलेगा कि महंगाई में कमी आई है या रोजाना बढ़ती जा रही है। तो इस तरह तो अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं है। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, ऐलान जरूर किया था वजीर आला ने, लेकिन उस पे कोई बाज़ाब्ता जो है का अमल होता हुआ नजर नहीं आया। कभी जो है तासुर ये दे दिया गया कि IMF जो है वो नहीं मान रहा है, कभी क्या तासुर दिया गया। तो ये सारा कुछ अगर करना था और होना था तो उससे पहले जो लोग नहीं मानते थे उनको, अगर वो इस अमल में मुखलिस थी हुकूमत पंजाब, तो सब के ऐलानात से पहले वो तमाम कार्रवाई कर लेने चाहिए थी कि जो मुश्किलात हैं, जो रुकावटें हैं। अव्वल तो आमतौर पे पूरे मुल्क ने इस चीज को बड़ी अजीब सी नजर से देखा है कि ऐसा क्यों कि एक सूबे सिर्फ पंजाब में अगर पंजाब नून लीग की हुकूमत है और वो वहाँ रिलीफ दे रहे हैं, तो बाकी भी पूरे पाकिस्तान जो है ये तो पंजाब की तरह सारे लोग यकसा हैं और उनको क्यों रिलीफ नहीं दी जा रही है। ये सवाल बहरहाल अपनी जगह पर था, है और रहेगा। लेकिन वो अपने दिए हुए उस ऐलान पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं कर सके हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी को कुछ मिला। सोलर प्रोग्राम पे नून लीग हुकूमत जो है वो जाएगी या नहीं जाएगी, बिल्कुल ठीक है। गजाला सैफी साहिबा, जो एक अहम मौजू बना हुआ है, अली अमीन गंडापुर पे तो हम आपसे बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ PTI जो है वो लाहौर में अपना जलसा करने जा रही है। जो कुछ इस्लामाबाद जलसे में हुआ, क्या लगता है आपको कि पंजाब की जो हुकूमत है, और खुसूसन अगर हम बात करें राना सनाउल्लाह साहब की, जिनके स्टेटमेंट आपने यकीनन देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, तो क्या लगता है आपको कि पंजाब में PTI को जलसे की इजाजत मिल जाएगी? देखिए, राना सनाउल्लाह का हुकूमती रोल कुछ नहीं रहा, सिवाय इसके कि वो वेनिस में कश्तियों में घूमते हैं और वो पब्लिक फंड्स पे गोल घूम रहे थे वहां पर जब ओलंपिक्स हो रहे थे। राना सनाउल्लाह का अब क्या रोल है? उनके स्टेटमेंट्स की क्या अहमियत है? कोई अहमियत नहीं है उनके स्टेटमेंट्स की, क्योंकि वो उनकी कोई हुकूमत भी नहीं है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक जलसे का पंजाब में ताल्लुक है, पंजाब का जलसा जो है वो हमारा हक है कि हम पंजाब में भी जलसा करें, सिंध में भी करें, जैसे दूसरी पार्टीज का हक है कि वो दूसरे प्रोविंसेस के अंदर अपने जलसे करें। ये तमाम सियासी पार्टीज का हक होता है कि वो, और दूसरी बात ये कि ये सहने की जरूरत है कि अगर कोई पार्टी का जलसा, पॉपुलर पार्टी का जलसा होता है, कामयाब होता है, लोग आते हैं और उसमें लोग तकरीर सुनते हैं, कोई तकरीर में कोई ऐसी वलवला अंगेज कोई बात हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए जो शायद दूसरी पार्टी को अच्छी ना लगे, तो उसके नतीजे में पार्लियामान के ऊपर हमला और उनको गिरफ्तार करना लोगों को एक अच्छी रिवायत नहीं कायम की जाए। अच्छा, कदा कलामे की माजरत चाहूंगी गजाला साहिबा, नून लीग की जानिब से ये भी कहा गया है कि जिन अरकान को गिरफ्तार किया गया उनको पार्लियामान के बाहर से गिरफ्तार किया गया। और अगर हम बात करें शेख वकास अकरम साहब की, जिनकी आज स्पीच भी हमने पार्लियामेंट में देखी, तो उनका कहना ये था कि मैं तो खुद स्पीकर साहब का जहाँ ऑफिस है 4th फ्लोर पर, मैं तो खुद वहाँ पर था और वहाँ से जो है मुझे हिरासत में ले लिया गया, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक क्लैश नजर आता है, एक जगह ये बात हो रही है कि पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार हो रहा है, दूसरी जगह पे फिर ये बात भी हो रही है कि अंदर से अरकान को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। देखिए ना, सिक्योरिटी के कितने सारे लोगों को स्पीकर साहब ने खुद सस्पेंड किया है। ये तो सामने की तस्वीरें आपको नजर आ रही है ना, किस तरह से बंद किया गया कमरों में, किस तरह वो बंद रहे, जैसी बाहर निकले उनको गिरफ्तार किया, कुछ को अंदर से उठाया। तो ये बौखलाहट का शिकार है हुकूमत। इसको अजीब व गरीब हरकतें करने के बजाय थोड़ी सेंसिबिलिटी का और थोड़ा सा मुल्क के अवाम का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ये वो दौर नहीं है कि जो आप कुछ भी कर गुजरें और लोगों को पता न चले। यहाँ हर चीज, हर वक्त, हर लम्हा हर एक को पता चल जाती है। तो बेहतर यह है कि जिम्मेदाराना रवैया तमाम जमातों ने इसकी मजम्मत भी की। सादिक साहब ने भी कहा कि ये ऑनरेबल अरकान है, इनको आप पार्लियामेंट के अंदर से जो है वो इस तरह गिरफ्तार करके नहीं लेके जा सकते। और जो हमारे उनके अपने स्टेटमेंट्स है ना, तो इस पे फिर वो डिफाई अगर करेंगे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो सब कुछ करने के बाद जब उनके अपने अहम पर्सन स्पीकर साहब भी एक्सेप्ट कर रहे हैं हुआ है, उसके बाद फिर ये उसको कैसे नलिफाई कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं नहीं जी ऐसा नहीं हुआ। जो हुआ है वो हुआ है। अब आगे की तरफ देखें कि आगे इन्होंने क्या करना है। एक हमला कर दिया है इन्होंने पार्लियामान के अंदर, और जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों को खौफजदा करने की कोशिश की है कि अगर तुम जलसों में आओगे तो हम तुम्हारे लोगों को उठाएंगे। और इससे आप क्या समझते हैं कि रुक जाएंगे लोग? लोग नहीं रुकेंगे।
और लोग आएंगे। अच्छा गजाला साहिबा, हमने ये देखा था कि जब इस्लामाबाद संजवानी के मकाम पे पीटीआई ने जलसा किया तो फिर उसके बाद जगह जगह कंटेनर्स जो है वो लगा दिए गए थे और 480 के करीब जो है वो कंटेनर्स तैनात किए गए थे। क्या समझती हैं आप कहना आपकी जमात ये चाहती है कि हम पंजाब में जलसा करें, बड़ा जलसा करें, वहाँ ख़वातीन भी आएँ, नौजवान भी आएँ, लेकिन जब रास्ते बंद किए जाते हैं तो फिर उससे आम लोगों को भी परेशानी होती है और पीटीआई को भी परेशानी होती है। तो इस सिचुएशन में आप समझते हैं कि जलसा करना बेहतर रहेगा पीटीआई के लिए? देखिए, जलसा तो होना चाहिए और रास्ते खुले होने चाहिए, क्योंकि अवाम जो है वो निहत्ते हैं, उनके हाथों में ना कोई खुदा ना खास्ता पत्थर है, ना खंजर है, ना कोई तलवार है। तो उनका हक है कि वो आए और जलसे में हर एक के जलसे में जाएंगे वो लोग। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर कोई डेट अनाउंस की है तो उस जी। पे जलसे पे वो आएंगे लोग, और अगर आएंगे तो फिर उनके लिए रुकावटें ना खड़ी करें, आसानियां पैदा करें, सिक्योरिटी को सही। दें उनको, और रास्ते बंद ना करें। क्योंकि देखिए, मरीज भी होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं, किसी के यहाँ सही। बच्चा होना है, किसी को अस्पताल बिल्कुल। पहुंचना है, कोई आईसीयू की तरफ रुख कर रहा है। तो ये सिर्फ सबसे ही आप लोग इस तरह का रवैया अगर रखेंगे तो गम और गुस्सा ही फैलता है ना, मोहब्बत तो नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया गजाला सैफ़ी साहिबा आपके वक्त का। और कारी उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे JUIF से, जिनसे हम बात कर रहे थे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे।